अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोंटा के भेजी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान होने वाली मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम ने की। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खुदकार राइफलों समेत कई हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब DRG की टीम को इतला मिली कि कई नक्सली उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ में दाखिल हो रहे हैं। इस मालूमात पर फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके कार्रवाई की। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला सुबह के वक्त हुआ। बस्तर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस P. सुंदरराज ने मुठभेड़ की तस्दीक करते हुए कहा कि हलाक होने वाले नक्सलियों की तादाद और बरामदशुदा हथियारों की मुकम्मल तस्दीक अभी जारी है। माओ नवाजों ने ज़िले मुलुक में पुलिस मुखबर के शुबे में 2 अफराद को हलाक कर दिया है। ये वाक़या जुमेरात की शब पेश आया। ममनुआ CPI माओ नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले माओ नवाजों ने वजीदा मंडल हेडक्वार्टर्स में पेनुगुलू कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया। महलूकीन की यू रमेश और यू अर्जुन की हैसियत से शनाख्त की गई। रमेश उसी मंडल में पेरुवुर ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी था। माओ नवाजों के एक ग्रुप ने इन दोनों पर तेज़धारी हथियारों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों बरसरे मौका हलाक हो गए। हमलावरों ने नाशों के करीब एक नोट भी छोड़ा, जिसमें कहा गया कि अर्जुन और रमेश मालूमात जमा करते हुए उन्हें स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो को पहुंचा रहे थे, जो इंसदादे माओ नवाज ऑपरेशन के लिए कायम की गई है। इस नोट पर वजीदा वेंकटपुरम एरिया सेक्रेटरी CPI माओ नवाज शांतन्ना के दस्तखत थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए सर्वे कराने के लिए हिंदू फरीक की दरख्वास्त पर मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी अंजुमन इंतखाज़ा मस्जिद को नोटिस जारी करके 17 दिसंबर 2024 तक अपना जवाब दाखिल करने की जुमे को हिदायत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डिवीज़न बेंच ने मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद ये नोटिस जारी की। हिंदू फरीक की अर्जी में शिवलिंग पाए जाने वाले इलाके का ASI सर्वे कराने की दरख्वास्त की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कबलजी मस्जिद के अंदर के इलाके को सील करने का हुक्म दिया था, जहाँ 16 मई 2022 को अदालत के सर्वे के दौरान मस्जिद के तालाब में मुबैना तौर पर एक शिवलिंग मिला था, जिसे मुस्लिम फरीक ने पानी का फव्वारा करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि मुकदमे को निचली अदालत ज़िला जज के सामने रखा जाए, जहां अहम मुकदमा ज़ेर इल्तिवा है। ऐसा करने के बाद हाईकोर्ट शवाहिद का असर नौ जायज़ा लेने वाली पहली अपील कोर्ट हो सकती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तानी सकाफ़त और रिवायात को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर शिल्पारामा में मुनक़िदा लोक मंथन के मरकज़ी प्रोग्राम का आगाज़ करने के बाद अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के अवाम में सकाफ़त और ख़ुद एतमादी का जज्बा पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोक मंथन का मकसद रियासतों को मुस्तहकम करने के लिए एक मजबूत कदम है। उन्होंने याद दहानी कराई कि 2018 में रांची में मुनक़िदा लोक मंथन प्रोग्राम में वो शरीक हो चुकी हैं और वो इस कोशिश को हिंदुस्तानी सकाफ़त और रिवायात की मजबूती के लिए एक अहम कदम करार दिया। हमारे समाज को हर तरह से बांटने के और कमजोर करने का प्रयास सदियों से किए गए। हमारी सहज एकता को खंडित करने के लिए कृत्रिम भेदभाव पैदा किए गए हैं, लेकिन भारतीयता की भावना से ओतप्रोत देशवासियों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखे हैं। हमारी मध्यकालीन संतों कवियों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के दौरान उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक
भारत को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने वाले महाकवियों ने प्राचीन काल से चली आ रही भारत की भावनात्मक एकता को बजाय रखा और उसे आगे बढ़ाया। लोकमंथन का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष 2018 में रांची में आयोजित लोकमंथन कार्यक्रम में शामिल हुई थी। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्रों को सुदृढ़ बनाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। प्रज्ञा प्रभाव के तत्वावधान में इस आयोजन में योगदान देने वाले सभी संगठनों की मैं प्रशंसा करती हूँ। भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को गहराई से समझना तथा हमारी अमूल्य परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब ऐसे सार्थक समारोह का आयोजन करके देशवासियों में सांस्कृतिक स्वाभिमान की भावना को प्रबल बनाते हैं। जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है। विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुषी सुंदरता प्रदान करता है। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। इस राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें सभी चुनौतियों के बावजूद एक सूत्र में जोड़कर रखा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT श्रीधर बाबू और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कई कंपनियों ने ग्रीन फार्मा कंपनियों के क़याम के लिए हुकूमत के साथ माहिदात भी किए, जिन्होंने आलूदगी से पाक अपनी कंपनियों के क़याम का वादा किया है। इस इजलास में MSN ग्रुप, लार्सन लैब्स, ग्लेन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, अरविंदो फार्मा, हेट्रो लैब्स के नुमाइंदों और तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, महकमे इंडस्ट्रीज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, विष्णुवर्धन रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। दौरान इजलास 6 कंपनियों ने रियासत में 5,260 करोड़ की सरमायाकारी से मुतालिक माहिदे किए, जिसके ज़रिए फार्मा के शोबे में 12,490 अफराद को मुलाजमतें फराहम होंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमे को स्पीकर असेंबली को मुनासिब वक्त के अंदर हुक्मरान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले BRS के अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के मामले में फ़ैसला करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस J. श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच ने सिंगल जज बेंच के उस हुक्म को कलअदम करार दिया, जिसके ज़रिए दफ्तर स्पीकर को मुनहरिफ अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्तों पर फैसले के लिए 4 हफ्तों का शेड्यूल दिया गया था। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुनासिब वक्त के अंदर दस्तूर के 10वें शेड्यूल के मुताबिक नाअहल करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला ले सकते हैं। बेंच ने इस एहसास का भी इजहार किया कि स्पीकर को असेंबली की 5 साला मियाद को जहन में रखते हुए कानून इंसदाद इनहराफ के तहत फैसला लेना चाहिए। यह हुक्म सिंगल जज के हुक्म के खिलाफ सेक्रेटरी असेंबली की दाखिल करदा 3 अपीलों के पस मंज़र में सामने आया। सितंबर में हाईकोर्ट ने एक हुक्म जारी करते हुए दफ्तर स्पीकर को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ैसला सुनाने की हिदायत दी थी और कहा था कि शेड्यूल की एक नकल कोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की जाए। वाहिद रुकनी जज ने BRS के अरकान असेंबली KP विवेकानंद और P. कौशिक रेड्डी के अलावा BJP के फ्लोर लीडर A. महेश्वर रेड्डी की दाखिल करदा रिट दरख्वास्तों पर 9 सितंबर को अहकाम सुनाए थे। उन दरख्वास्तों के ज़रिए दानम नागेंद्र, T. वेंकट राव और कडियम श्रीहरि को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई थी, जिन्होंने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में BRS के उम्मीदवारों के तौर पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करने के बावजूद हुक्मरान पार्टी में वफादारियां तब्दील कर दी। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक़ BRS की दरख्वास्त पर अगर स्पीकर असेंबली फ़ैसला नहीं लेते हैं तो ऐसी सूरत में BRS सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच की जानिब से BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले 3 अरकान असेंबली कडियम श्रीहरि, दानम नागेंद्र और T. वेंकट राव के मुकदमे में
आज सुनाए गए फैसले पर तबसरा करते हुए केटीआर ने कहा कि कल तक ये कहा गया था कि स्पीकर को हिदायत देने का इख्तियार अदालतों को नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त में फ़ैसला लेने की चीफ जस्टिस ने वाज़ेह हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त का मफहूम सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में वाज़ेह हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर असेंबली के मामले में 3 माह के अंदर यकसुई की हिदायत दी थी। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सरकारी दवाखानों में काम करने वाले फार्मासिस्ट से कहा कि वो जिम्मेदारियों की तकमील से राह फरार इख्तियार ना करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत भर में सरकारी दवाखानों में अद्वियात की मसनूई किल्लत पर काबू पाने के फौरी इक़दामात करें। उन्होंने सरकारी दवाखानों में मेडिकल स्टोर्स को मुस्तहकम करने के इक़दामात पर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि उन मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात का दरकार स्टॉक दस्तयाब रहे और मसनूई खिल्लत की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाए। वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास के दौरान टास्क फोर्स की रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया, जिसे सरकारी दवाखानों में हिफ़्ज़ान सेहत की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए कायम किया गया है। उन्होंने ओहदेदारों को समेत ग़िज़ा में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने सनतकार गौतम अडानी के स्कैम्स की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। जुमे को गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सदर रियासती कांग्रेस ने मुख्तलिफ स्कैम्स में मुलविस गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी पर भी जोर दिया और पूछा कि मरकज़ में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के बाद अडानी ग्रुप के असासों में किस तरह गैर मामूली इजाफा हो गया। कांग्रेस के रियासती सदर ने रिमार्क किया कि अगर अडानी ग्रुप की बेकायदगियाँ बेनकाब होती हैं तो ऐसी सूरत में उस ग्रुप ने रियासती हुकूमत के साथ जो माहिदात किए हैं उन पर असर-ए-नौ गौर करते हुए उनका जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के साथ रियासती हुकूमत ने जो माहिदात किए हैं वो क़ानूनी हैसियत रखते हैं। अगर इस ग्रुप ने कोई खिलाफ क़ानून काम किया हो तो ऐसी सूरत में माहिदात मनसूख कर दिए जाएंगे। బీదవాడికి ఈ చర్యల వల్ల అధిక భారం పడి బీదవాడు ఇంకా బీదవాడిగా మారిపోతా ఉన్నాడంట ఒక మాట చాలా సందర్భాల్లో పత్రికల వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ కొత్తగా ఈ వాస్తవం చెబుతూనే ప్రధానమంత్రి గారు అదానికి అంబానీకి చాలా సందర్భాల్లో వెసులుబాటు కలుగజేస్తా ఉన్నాడు. తద్వారా వారు ఊహించని విధంగా అనుయంగా వారి సంపద పెరిగిపోతా ఉంది అనే మాట చెప్తూ గతంలో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి సెబీ చైర్మన్ మాధవి బుచ్ గారి యొక్క పక్షపాత వైఖరి వల్ల ఏమీ చేయలేకపోతా ఉన్నారు. దానికోసం జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ద్వారా దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయించాలి, వాస్తవాలు బయటికి తీసుకురావాలి, అదానిని అరెస్ట్ చేయాలంటే మాట చాలా సందర్భాలు చెప్పారు. మోడీ ఇవన్నీ కూడా పెడిచోని పెట్టినాడు. కారణం ఏంటంటే ఒకసారి జేపీసీ కాన్స్టిట్యూట్ చేయబడి నిష్పక్షపాతంగా ఎంక్వైరీ జరిగితే మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలను తప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీంట్లో బాహటంగా మోడీ యొక్క పాత్ర వల్లే అదాని ఈ దురాఘాతకాలకు పాడిపోతున్నారని వాస్తవం. నిన్న సెబీకి సమానమైనటువంటి సంపత్తి కలిగినటువంటి సంస్థలాగానే అమెరికాలో సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ బాహటంగా అదాని యొక్క కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టడం జరిగింది. అందులోనూ మన దేశంలో 4 రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 2000 కోట్ల ముడుపులు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలకి అధికారులకి ముట్ట చెప్పినారు. తద్వారా 16,000 कोटला। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह अडानी के साथ किए गए तमाम माहिदों को मनसूख कर ले। तेलंगाना भवन में अडानी की धोखाधड़ी के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अडानी की धोखाधड़ी का मामला फिर एक मरतबा बैनुल-अक़वामी सतह पर बाहर आया है। अमेरिका से अफ्रीका तक कई ममालिक में इस मामले के बाद तूफान खड़ा हो गया है। अडानी के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी के इल्ज़ामात आयद हो रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी धोखाधड़ी की तहकीकात के लिए जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के मामले में सर्द मोहरी से काम लिया। उन्होंने कहा कि अडानी की कंपनी की धोखाधड़ी का मामला दूसरी बार मंजर आम पर आया है। మరి ఒకవైపేమో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారేమో ఎర్ర తివాచి పరిచి
అదాని గారికి సకల మర్యాదలు చేసి 4 గంటల పాటు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో, 1 కాదు 2 కాదు 4 గంటల పాటు భోజనము, భోజనానంతరం సమావేశము, సుదీర్ఘ సమాలోచనలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ వ్యాపార సామ్రాజ్య విస్తరణ ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటే మాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేది ఏంటంటే, పెద్దలు చెప్తారు శివుడాజ్ఞ లేనిదే చీమైన గుట్టదంటారు. అట్లాగే కాంగ్రెస్ పార్టీలో హైకమాండ్ ఆజ్ఞ లేనిదే ఏమీ జరగదు. ఇప్పుడు సంవత్సరం అవుతుంది, ఇంతవరకు మంత్రివర్గ విస్తరణే దిక్కులేదు. ఎందుకంటే అది హైకమాండ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ రాలే. ఇంకా 6 పదవులు అట్లే పాపం సంవత్సరం నుంచి ఊరిస్తూ అట్లే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లా మరి మంత్రివర్గ విస్తరణకే ఒప్పుకొని హైకమాండు, మంత్రివర్గ విస్తరణకే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వని హైకమాండు వారి ఆదేశం లేకుండానే అదాని గారితో ఈ ఒప్పందాలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయా? ఈ విషయంలో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. చిన్న నామినేటెడ్ పదవులు, మంత్రివర్గం కూడా కాదు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు, కూడా డైరెక్టర్లు, ఇట్లాంటి డైరెక్టర్ల పదవులు ఉంటాయి. వాటికి కూడా హైకమాండ్ ఆజ్ఞ లేనిది ఏం జరగదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్చర్ అది. మరి అట్లాంటిది వేల కోట్ల ఒప్పందాలు, అది కూడా అదాని లాంటి పారిశ్రామికవేత్త ఎవరినైతే రాహుల్ గాంధీ గారు రోజు విమర్శిస్తుంటారో ఆయనతో ఒప్పందాలు ఊరికైనా జరుగుతాయా? ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మేము అనడం కాదు, కావాలంటే ఆ వీడియో కూడా మీకు చూపెడతాను. రాహుల్ గాంధీ గారే చెప్పారు స్వయంగా, పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరు ఊరికైనా విరాళాలు ఇవ్వరు, కోయి ఐసే 30-40 కరోడ్ నహీ దేతా. ఇది రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో, నిన్నగాక మొన్న జరిగిన మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో స్వయంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిన మాట, కోయి ఐసే 30-40 కరోడ్ నహీ దేతా. ఊరికనే 30-40 కోట్ల విరాళాలు ఎవరు ఇవ్వరు. साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने खम्मम में किसानों से मुलाकात के दौरान कांग्रेस हुकूमत को किसानों के मसाइल नज़रअंदाज करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों को कम से कम इमदादी कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बोनस देने में नाकाम रही है। हरीश राव ने 500 रुपये फ़ी क्विंटल का बोनस और कपास के लिए 7,500 रुपये की ख़रीदारी कीमत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चावल, कपास और मिर्च के काश्तकारों को मौजूदा हुकूमत ने मायूस किया है और इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए। రైతులందరూ కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకొని బాధపడుతున్నారు. కేసీఆర్ ఉండగానే బాగుండే, కేసీఆర్ సార్ మళ్ళీ రావాలి, కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే రావాలి అని చెప్పి ఖమ్మం రైతులందరూ చెప్తా ఉన్నారు. కేసీఆర్ ఉండగానే మాకు బాగుండే సార్ అని చెప్తా ఉన్నారు. మళ్ళా వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే అని ఖమ్మం రైతులందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఏమైంది ఇలా మార్పు అన్నారు. ఏం మార్పు వచ్చింది చెల్లె? ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా? వచ్చింది ఒక మార్పు అయితే వచ్చింది. రైతు బంధు బంద్ అయింది, మార్పు వచ్చింది. బతుకమ్మకు చీరలు బంద్ అయినాయి, మార్పు వచ్చింది. సర్కార్ దవాఖానకు పోతే కేసీఆర్ కిట్ అయితే బంద్ అయింది, మార్పు వచ్చింది. గర్భిణీ స్త్రీలకు న్యూట్రిషన్ కిట్లు బంద్ అయిపోయినాయి. మా దళిత సోదరులకు దళిత బంధు బంద్ అయిపోయింది, మార్పు వచ్చింది. మా గొల్ల కుర్మలకు గొర్రె పిల్లలు బంద్ అయిపోయినాయి. మా బీసీలకు బీసీ బంధు బంద్ అయిపోయింది. మునుపట్లాగా 24 గంటల కరెంటు మార్పు వచ్చింది. మన రేవంత్ రెడ్డి అంటుండు ఏం కోల్పోయిండ్రు అంటుండు. ఏం కోల్పోయింది? ఇవన్నీ కోల్పోయిండ్రు ప్రజలు. నువ్వు ఇచ్చిన ఒక్క హామీ అన్న అమలైందా? మా అక్క చెల్లెల్ని అడుగుతున్నా, మహాలక్ష్మి పథకంలో మీరిచ్చిన మొట్టమొదటి హామీ 2,500 రూపాయలు ఏ చెల్లెకన్నా వచ్చిందా చెల్లె? మీ బట్టి విక్రమార్క సంతకం పెట్టి బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి ఇంటింటికి వంచిండా లేదా? నాకు ఓటైంది 2,500 జీతం పడ్డట్టు 1వ తారీఖు ఇస్తా అన్నాడు, వచ్చిందా? ఇప్పుడు 11 నెలలైంది. 11 నెలలు అంటే 27,500 రూపాయలు ఒక్కొక్క అక్కకు చెల్లెకు కాంగ్రెస్ పార్టీ బాకీ పడ్డది. ఏదో ఉత్సవాలు చేస్తుండ్రు, ఏడాది పాలన నిండిందట ఉత్సవాలు చేస్తుండ్రు. అందరినీ మహిళల్ని తీసుకుపోయి చేస్తున్నారు. నేను అడుగుతున్నా మా అక్క చెల్లెలను, ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి అక్కకు చెల్లెకు 27,500 రూపాయలు బాకీ పడ్డదా లేదా? నెలకి 2,500, 11 నెలలు నిండి 12 నెలకు వచ్చింది. మరి ఆ పైసలు ఇవ్వాలా వద్దా? కాంగ్రెస్ పార్టీ 27,500 అక్క చెల్లెలకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఏమిచ్చింది? అక్క చెల్లెళ్ళ ఓట్లు వేసుకొని
మోసం చేసింది. తులం బంగారం అన్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసింది. ఒక్క చీర కాదు 2 చీరలు ఇస్తామన్నారు, బతుకమ్మకు 500 ఇస్తామన్నారు, మోసం చేసిండ్రు. అదే కేసీఆర్ ఉండగా ఎన్నో మహిళల కోసం కార్యక్రమాలు తెచ్చాడు. కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం తెచ్చిండు కేసీఆర్. ముందు ఎస్సీ ఎస్టీలతో స్టార్ట్. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का माहिदा किया है। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस शिराकत को एक तारीखी इक़दाम करार दिया, जिससे 1 लाख अफराद को रोज़गार के मौक़े पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ग्रीन एनर्जी इनकलाब में मुल्क की क़यादत करेगा। ये मंसूबे जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ताउन से तैयार किए जाएंगे 25 गीगावाट शमसी और बुआई तवानाई, 10 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज और 0.5 मिलियन मीट्रिक टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन सहूलत पर मुश्तमिल होंगे। नायडू ने जोर दिया कि इन इक़दामात का मकसद आंध्र प्रदेश को काबिल तजदीद तवानाई का मरकज़ बनाना है। आंध्र प्रदेश असेंबली का 10 रोज़ा इजलास जुमे के दिन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर CH आयना पत्रोडू ने ऐलान किया कि तकरीबन 60 घंटों तक जारी रहने वाले इजलास में अहम कानून साजी और मुबाहिसे हुए। इन इजलासों में 21 बिल पेश किए गए और मंजूर किए गए, जबकि 120 अराकीन ने मुख्तलिफ मसाइल पर इजहार ख्याल किया। आखिरी दिन असम्बली ने 3 बिल मंजूर किए, जिनमें एक बिल विशाखा डायरी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक़ था। स्पीकर ने बताया कि वज़रा ने 75 सवालात के जवाब दिए, जिनमें अराकीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ सवालात शामिल थे। तेलंगाना में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और नज़रसानी का काम जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 23 और 24 नवंबर को इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2025 तक 18 साल मुकम्मिल करने वाले हर एक नौजवान से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश की गई है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 और 10 नवंबर को वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत से मुताल्लिक़ खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया गया था। इसके अलावा 23 और 24 नवंबर को भी एक खुसूसी मुहिम मुनक़िद की जाएगी, जो हर पोलिंग बूथ पर सुबह 9 ता शाम 5 बजे तक मुनक़िद होगी, जिसमें नए नामों की शमूलियत, नामों और रिहायशी पतों की तब्दीली और दूसरे उमूर शामिल रहेंगे। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि FTL के हुदूद में वाक़े गैर मजाज तामीरात को हटाने के साथ साथ तालाबों पर नई तामीरात को रोकना ही हाइड्रा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तालाबों की बहाली के लिए मकानात को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान तालाबों के पानी की हद, सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे और गाँव के नक्शे का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रंगनाथ ने कहा कि अमीनपुर तालाब की तोम को बंद करने की वजह से लेआउट पानी में डूब गए हैं। वहां FTL की सतह का जायजा लेने के बाद तालाब का सर्वे किया जाएगा। కాంప్రహెన్సివ్ ఒక హోలిస్టిక్ ఒక సొల్యూషన్ వచ్చే దిశగా కూడా ఈ ఎస్పెషల్లీ వాటర్ బాడీస్ దీని మేనేజ్మెంట్ అండ్ అట్లానే రిజ్యూనేషన్ చాలా చెరువులు కూడా పునరుద్ధరణ, నాళాల పునరుద్ధరణ ఇలాంటి సమస్యలు FTL ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి మనం వాళ్ళ మీద కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకెళ్ళి తప్పకుండా దీనికి ఒక పరిష్కార మార్గం కూడా చేయడానికి కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇంకా ముఖ్యమైన అంశం ప్రజలతోటి మమేకం అవ్వటం, ప్రజలు పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అనే అంశం కూడా రావడం జరిగింది. ప్రతి చెరువుకి కూడా అక్కడ లోకల్ పబ్లిక్ని కూడా వాళ్ళని అసోసియేట్ చేస్తూ అక్కడి కమ్యూనిటీస్ని కూడా అసోసియేట్ చేస్తూ ఇది ఒక ప్రజా ఉద్యమం లాగా తీసుకెళ్తే కనుక అప్పుడు మన చెరువులు మనం కాపాడుకోవటం, మన ఆస్తులు మనం పరిరక్షించడం అనేది వీలవుతుందని కూడా వీళ్ళందరూ కూడా నుంచి వచ్చినటువంటి అన్నమాట. సో దాని దిశగా కూడా మేము చెరువుల పరిరక్షణ కమిటీలు కూడా ఏర్పాటు చేసి వాటిని యాక్టివేట్ చేయడానికి కూడా మేము తప్పకుండా మా వైపు నుంచి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఈరోజు వర్క్షాప్ మధ్యాహ్నం దాదాపు 2:30 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, దాదాపు 4 గంటల దాకా జరిగింది. చాలా అంశాలు కూడా వచ్చాయి. సో ఇట్లా ఎప్పుడైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మేము చాలామంది దీంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, వారందరినీ కూడా మేము కన్సల్ట్ అవుతుంటాం. కన్సల్ట్ అయ్యి వారి వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఇది సమాజ హితం కోసం వీళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఇది ఒక్క మీటింగ్ తోటే కాదు, ఫర్దర్గా వీ కీప్ అసోసియేటింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్. సార్ ఇప్పుడు మీరు బెంగళూరు వేయించారు, అక్కడ దాదాపు 2-3 రోజులు స్థానాలు పర్యటించారు. ఈ సమయంలో బెంగళూరు నుంచి ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఉంది, ఇప్పుడు ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఫీల్డ్లో? బెంగళూరులో టెక్నాలజీ అక్కడ చెరువుల పరిరక్షణ వారు కొంత 2008-2009 నుంచి అక్కడ వాళ్ళు మొదలెట్టారు. ఎందుకంటే అక్కడ వాటర్ స్కేర్సిటీ చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది.
అండ్ కావేరీ నుంచి వాటర్ లిఫ్ట్ చేసి వాటర్ తీసుకొచ్చి బెంగళూరు తీసుకురావటం తెచ్చి ఇది బెంగళూరు దాదాపు शादनगर में जुमे को उस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब ये इत्तला आम हुई कि जन्मपेट में वाक़ एक मंदिर में शिवलिंग को मुनहदिम कर दिया गया। शादनगर पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया। जुमे को अली सुबह मकामी शहरियों ने देखा कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचा है। ये मंदिर जन्मपेट की विवेकानंद कॉलोनी में वाक़ है। मकामी शहरियों ने फौरी तौर पर पुलिस को मुतला किया। इस ताल्लुक़ से शादनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मंदिर का दौरा करते हुए नमूने जमा कर लिए हैं। शादनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विजय कुमार मसरूफ़ तहकीकात हैं। इत्तला आम होते ही बीजेपी के अलावा कांग्रेस कायदीन और कारकुन भी मंदिर पर जमा हो गए। बीजेपी लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। संतोष नगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया और 7 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया जो मोहित खान नामी नौजवान के कत्ल में मुलविस थे। ये वाक़या 20 और 21 नवंबर की दरमियानी रात को संतोष नगर की अवेसी कॉलोनी में फजल कैफ़े के करीब पेश आया। यह हमला डीबी शाह जुलूस के बाद पेश आया जब मकतूल मोहम्मद खान और उसका दोस्त अपने घर वापस जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक वाक़या एक मामूली झगड़े से शुरू हुआ जो शिद्दत इख्तियार कर गया। मुज़मिन ने मकतूल और उसके दोस्त को रोका और उनमें से एक नाबालिग ने चाकू निकालकर मोहित खान के सीने और पेट में मुतअद्दिद वार किए। मोहित खान शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर गया। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर मोहित खान को अवेसी हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि मकतूल और मुज़मिन के दरमियान एक पुराना तनाज़ा था जो गुज़िश्ता साल के जुलूस के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन उसे उस वक्त हल कर लिया गया था। 20 नवंबर को नाबालिग लड़कों का एक ग्रुप सालगिरह की तकरीब में शरीक हुआ जहां एक नाबालिग लड़के ने केक काटने के लिए चाकू लाया था। बाद में वो सब डीबी शाह दरगाह के उर्स में शरीक हुए। वहीं मकतूल के भाई और नाबालिग लड़कों के दरमियान झगड़ा हुआ। तेलंगाना स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 3 क्लिनिक्स पर धावे करते हुए तकरीबन 83,000 रुपये की अद्वियात का स्टॉक जब्त कर लिया जो गैर अहलियत याफ्ता मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चला रहे थे। DCA ने ज़िले नारायणपेट के उटकुर मंडल के मौजू बिजूर में डी नरसिम्हा के क्लिनिक पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त के लिए रखी हुई 41 अक़साम की अद्विया जब्त की। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके उप्पल से ताल्लुक़ रखने वाला 23 साला आर्यन रेड्डी 2 साल कबल MS की तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुआ था, जहां वो अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में MS साल दुवम में ज़ेर तालीम था। बताया गया कि 13 नवंबर को आर्यन रेड्डी की सालगिरह थी। उसने अपने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाई। बाद अज़ां वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बताया गया कि कुछ देर बाद आर्यन के कमरे से उसके दोस्तों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब उसके दोस्तों ने कमरे में दाखिल होकर देखा तो आर्यन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी और बंदूक बाजू पड़ी थी। बताया गया कि गोली उसके सीने में लगी थी। शुबा किया जाता है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई जिसकी वजह से नौजवान की मौत हो गई। नौजवान के अरकान ख़ानदान ने रियासत और मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो आर्यन की नाश को वतन वापस लाने के इंतज़ामात करें। दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान में आलूदगी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है जो आवाम की सेहत के लिए ख़तरा बन चुका है। इस बहरान पर आरा देते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो माहिर माहौलियात विमलेंदु झा के साथ गुफ्तगू करते नजर आए। विमलेंदु झा ने बताया कि इस आलूदगी के असरात न सिर्फ मौजूदा नस्ल पर पड़ रहे हैं बल्कि आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। तो ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली में, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ये मतलब कोई लोग कहते हैं कि किसान खेत जला देते हैं, कोई और कहता है पटाखे हैं, मगर एक चीज़ तो नहीं हो सकती, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका कितनी ब्लेम कहाँ जानी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये दिस इज अ नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम, इनफैक्ट पैन इंडिया की समस्या है। अगर हम दिल्ली NCR के बारे में बात करें तो 2 तरह के सोर्सेज हैं। एक है एपिसोडिक सोर्सेज जो कि मतलब इवेंट्स हम कहते हैं, जैसे फार्म फायर्स हो गए या फिर पटाखे हो गए। And then there are perennial sources, which is sources of pollution which is 365 days. बहुत बार जो है disproportionate focus हमारे सबों का, पूरे समाज का, पूरी व्यवस्था का जो है वो episodic sources पे ज़्यादा होता है। पटाखों के समय फिर हम धर्म के बारे में बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं because that's convenient. And then also to blame the farmers mostly for this mess, the air mess that we are in. And therefore, why are we disproportionately only talking about farm fires? Indeed, that needs to be stopped. So
Every data that we have says 50%. नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।